तो हमारे चैनल की इस बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में, जो धुरंधर मूवी बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी है एंड इस टाइम पर यह मूवी सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। इस मूवी के लीड कास्ट की बात करें तो इस मूवी में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे काफी बड़े एक्टर्स हैं। और दोस्तों, इन सब के भी ऊपर इस पूरी मूवी को पूरा देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यह धुरंधर मूवी वाकई में एक प्योर सिनेमा है। और वो इसीलिए क्योंकि बेशक से बात करें इस मूवी की स्टोरी की, मूवी के एक्शन सीन्स की, एक्टर्स के एक्टिंग की या फिर मूवी के सीन्स को हमारे सामने प्रेजेंट करने की, ये सारी चीजें मूवी के अंदर बहुत ही शानदार है। सो इसीलिए दोस्तों, अगर आप सब ने अभी तक इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है तो फिर आप सब के लिए मैं आज की वीडियो में इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ताकि आप सभी घर बैठे इस कमाल की मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों, इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर धुरंधर लिख दीजिए, ताकि मैं ये जान सकूं कि आप सब इस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए एक्साइटेड हैं। बाकी इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो कभी भी मिस ना हो। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धुरंधर मूवी की जो स्टोरी है वो मेनली साल 1999 और साल 2001 में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सबको इंडिया की हिस्ट्री पता हो तो आप ये जानते होंगे कि साल 1999 और साल 2001 इन दोनों सालों में इंडिया के ऊपर काफी बड़े अटैक्स हुए थे, जिनमें से पहला एक प्लेन हाईजैक था और दूसरा पार्लियामेंट अटैक था। और दोस्तों, इन अटैक्स को उन टेररिस्ट ग्रुप्स ने करवाया था जिन्हें पाकिस्तान कंट्री का बैकअप था। लेकिन सारी चीजें जानने के बाद भी इंडिया डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाया था, और वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान कंट्री को अदर कंट्रीज का काफी ज्यादा सपोर्ट था, स्पेशली यूएसए और गल्फ कंट्रीज का। लेकिन अब क्योंकि इंडिया उस टाइम पर पाकिस्तान से अपने आप को डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इंडिया ने स्टार्ट किया मिशन धुरंधर को। और दोस्तों, इस पूरी मूवी के अंदर हम इसी मिशन धुरंधर को देखेंगे। सो अगर आप सभी को इस मूवी का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो फिर चलिए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 30 दिसंबर साल 1999 से। मूवी के इस पहले सीन के अंदर हम अजय सनियाल से मिलते हैं, जो कि इस टाइम पर इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं। एंड इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर आर माधवन ने। असल में यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि इस टाइम पर इंडिया से एक उड़ने वाली फ्लाइट जो कि अफगानिस्तान जा रही थी, वो जैसे ही अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वैसे ही जैश ए मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इसे हाईजैक कर लेता है। और इस प्लेन के अंदर जितने भी इंडियन सिविलियंस होते हैं उन सबको होस्टेजेस बना लिया जाता है। एंड उनकी ये डिमांड होती है कि वो इंडियन सिविलियंस को तभी छोड़ेंगे जब इंडिया उनके साथी टेररिस्टों को रिलीज कर देगा, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले इंडिया ने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ा होता है और यह हाईजैक बेसिकली उन सबको छुड़वाने के लिए होता है। अब यहाँ पर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सनियाल, उस टाइम के रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर सब के सब उनके आगे झुक जाते हैं और आतंकवादियों की सारी शर्तें मानकर सिविल को छुड़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये होने के लगभग 2 साल बाद यानी कि 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। इस दिन हम ये देखते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक एम्बेसडर कार में बैठकर 5 आतंकवादी आते हैं और वो फुल स्पीड में पहले तो बैरिकेडिंग तोड़ते हैं एंड फिर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपने वेपन से आसपास के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं। और फिर उसके बाद तो पूरे पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मचा देते हैं। हालांकि सही टाइम पर वहां पर अजय सनियाल आ जाते हैं एंड वो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सारे आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। और जब ये सब होने के बाद इंडिया वाले इस सारे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस एंड यूएस के सामने उठाते हैं, तब तो ना ही इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में हेल्प मिलती है, ना ही यूएसए हेल्प करता है और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ अदर कंट्रीज इंडिया का साथ देती हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो उस टाइम पर यूएसए से लेकर बाकी सारी बड़ी कंट्रीज इवन गल्फ की सारी कंट्रीज भी पाकिस्तान के सपोर्ट में होती है। और इसीलिए पाकिस्तान के मल्टीपल अटैक्स करने के बाद भी इंडिया उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन अब मानो पानी सर से ऊपर जा चुका था, और अब इसीलिए इस पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सनियाल, रॉ के डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर और ऐसे बाकी सारे लोग मिलकर एक हाई लेवल की मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग के अंदर ये तय किया जाता है कि अब पाकिस्तान को अंदर से वीक करने का और इंडिया को उससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड वो तरीका है मिशन धुरंधर। अब दोस्तों, ये जो मिशन धुरंधर है ये बेसिकली इंडिया का एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसका इस्तेमाल करके इंडिया वाले अपने एक सबसे काबिल एजेंट को पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे और फिर उसके इस्तेमाल से पाकिस्तान को इंटरनली वीक करेंगे। और फिर इसीलिए जैसे इस मीटिंग में मिशन धुरंधर को मंजूरी मिलती है, वैसे ही मानो यह मिशन स्टार्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन के अंदर अफगानिस्तान में रणवीर सिंह को देखते हैं और हमें पता लगता है कि रणवीर सिंह ही इंडिया का वो एजेंट है जो कि मिशन धुरंधर को पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा, यानी कि वही धुरंधर है। अब दोस्तों, इस मिशन के स्टार्ट होते ही हम ये देखते हैं कि रणवीर सिंह जो कि इंडिया का एजेंट है उसका नाम रखा जाता है हमजा अली, और इस हमजा अली को सबसे पहले अफगानिस्तान भेजा जाता है। देन उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी एक बलूचिस्तान वाले की बनाता है और उसके जरिए पाकिस्तान में एंटर होता है।
अब दोस्तों, अगर आप सभी बलूचिस्तान के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान बेसिकली वो रीजन है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में पड़ता है, जैसे कि आप सब इस टाइम पर अपने सामने मैप पर देख सकते हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम में बॉर्डर्स की वजह से यह बलूचिस्तान एरिया इन तीनों देशों में आपस में पड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में बलूचिस्तान के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनसे पाकिस्तानी लोग नफरत करते हैं। इवन बलूचिस्तान का जो पार्ट पाकिस्तान में भी आता है उस पार्ट के लोगों से भी बाकी लोग काफ़ी नफरत करते हैं। और इसीलिए बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी सारे रेबल्स हैं जो कि हर टाइम अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद करने की कोशिश करती है, जिसके रिस्पांस में बलूचिस्तान के बलूच रेबल्स एंड पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई इनके बीच हमेशा लड़ाई रहती है। और इस लड़ाई और झड़प के अंदर आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री वाले आए दिन बलूचिस्तान के रेबल्स को मारते रहते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बलूचिस्तान की हिस्ट्री भी इसीलिए बताई है क्योंकि रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली एक बलूचिस्तान का बलोच रेबल बनकर अंदर आया है, एंड मूवी में उसकी ये बलोच वाली आइडेंटिटी उसके मिशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब दोस्तों, रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली जैसे ही पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है वैसे ही वो एंटर होते ही सीधा कराची में आता है और कराची के अंदर भी वो सीधा लिया में आता है। अब दोस्तों, ये जो लिया है ये कराची के अंदर एक काफ़ी पॉपुलर टाउन है, और अब क्योंकि यह लिया टाउन मूवी के लिए सबसे ज़्यादा अंट है, इसीलिए आप इस टाउन के बारे में ध्यान से जानना। अब रणवीर सिंह जैसे लियारी टाउन के अंदर आता है वैसे ही वो वहाँ पर एक इंडिया के दूसरे एजेंट से मिलता है, जो एजेंट काफ़ी सालों से यहाँ पर एक जूस की दुकान चला रहा था, और उस एजेंट के साथ यहाँ पर 2-3 एजेंट्स और थे जो कि सब मिलकर काम किया करते थे और यहाँ से मिलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन वो इंडिया तक पहुँचाते थे। लेकिन अब ये सब लोग धुरंधर मिशन को पूरा करने के लिए हमजा की हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर जब हमजा इस दूसरे एजेंट से मिलता है, यानी कि जो कि पाकिस्तान में यहाँ पर जूस की दुकान चला रहा है, तब उससे मिलने के बाद वह हमजा की हेल्प करता है और उसने बेसिकली सालों से इस पूरे टाउन के बारे में क्या क्या जाना है वो सारी बातें हमजा को बताता है। वो हमजा को बताता है कि हमने इस पूरे मिशन के लिए पाकिस्तान के इस लिया टाउन को इसलिए चुना है क्योंकि यह पूरा लिया टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है, और इसीलिए जो इस पूरे लियारी को रूल करता है उसका राज पूरे कराची पर होता है, और जो पूरे कराची को रूल करता है उसका राज पूरे पाकिस्तान पर होता है। एंड इसीलिए लिया पर जिसकी पकड़ उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। यह एजेंट रणवीर सिंह को यानी कि हमजा को यह बताता है कि इस पूरी लियारी के अंदर टोटल 3 डॉन है, जिन तीनों डॉन के नाम है अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलोच भी कहा जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि ये तीसरा डॉन यानी कि रहमान बलोच एक बलूचिस्तान फैमिली से बिलोंग करता है, और इसीलिए रहमान बलोच बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता है और हमेशा उन्हीं के हक की बात करता है। बाकी दोस्तों, ये जो रहमान बलूच है जिसे रहमान डकैत भी कहा जाता है, वो दूसरे डॉन यानी कि बाबू डकैत का नाजायज़ बेटा है। लेकिन बड़े होकर जैसे ही रहमान डकैत को ये पता लगा कि बाबू डकैत उसका नाजायज़ बाप है, वैसे ही उसने अपनी मदर को ही जान से मार दिया। बाकी दोस्तों, इस पूरी लियारी टाउन के अंदर जो रहमान डकैत है वह पूरे 1/3 हिस्से को रूल करता है, और बाकी बचे हुए 2/3 हिस्सों को रूल करते हैं बाबू डकैत और अरशद पप्पू। और रहमान डकैत से निपटने के लिए यह बाबू डकैत और अरशद पप्पू दोनों मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ लियारी के अंदर हमजा का ये प्लान होता है कि अब क्योंकि वो एक बलूच बनकर आया है, इसीलिए वो रहमान डकैत की गैंग में घुसेगा, और गैंग में घुसने के लिए उसे बहुत ही जल्दी मौका भी मिलने वाला है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत के 2 बेटे हैं, एक बेटा 8 से 10 साल का है और दूसरा बेटा 19-20 साल का है। और ये जो रहमान डकैत का बड़ा बेटा है, इसके दोस्त की कुछ ही दिन बाद शादी होने वाली है, और अब क्योंकि शादी में रहमान डकैत का बेटा शामिल होने वाला है, इसीलिए अरशद पप्पू और बाबू डकैत का ये प्लान है कि वो अपने आदमियों को भेजकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को जान से मार देंगे। अब इंडिया के एजेंट्स इस बारे में सब कुछ जान जाते हैं, और इसीलिए उन्हें यह पता होता है कि कुछ दिनों बाद होने वाली शादी में रहमान डकैत के बड़े बेटे को मारा जाएगा। और फिर इसीलिए हमजा और बाकी एजेंट्स ये प्लान करते हैं कि वह लोग उसी फायरिंग के अंदर रहमान डकैत के बड़े बेटे की जान बचाएंगे, और यह चीज़ दिखाकर रहमान डकैत के सामने हीरो बन जाएंगे। यानी कि ऐसा करके वो लोग रहमान डकैत का भरोसा जीत लेंगे और उसकी गैंग में बड़े आराम से शामिल हो जाएंगे। अब इसके बाद जिस दिन शादी होती है उस दिन हमजा और बाकी सारे एजेंट्स उस शादी के अंदर वेटर का काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की दुकान को वहां पर खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। और फिर इसीलिए उसके कुछ टाइम बाद ही रहमान डकैत के बेटे की एंट्री होती है। लेकिन हमजा और बाकी एजेंट्स ये देखते हैं कि वहां पर रहमान डकैत का बेटा अकेला नहीं आया, बल्कि वो वहां पर अपने छोटे भाई को भी लाया होता है। और इसीलिए हमजा और बाकी एजेंट्स ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अब जो फायरिंग होने वाली है उसमें दोनों बेटों को कैसे बचाया जाए। हालांकि उनके इतना सोचते ही वहां पर कई सारे गनमैन आते हैं जो कि एक्चुअल में बाबू डकैत और अरशद पप्पू के आदमी होते हैं, और वह पूरी शादी के अंदर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमजा और उसके एजेंट्स मिलकर रहमान डकैत के दोनों बेटों को बचा लेते हैं। लेकिन तब भी एट द एंड वो सारे गुंडे मिलकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को गोलियों से छन्नी कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। अब ये देखकर हमजा और बाकी एजेंट्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उनका पूरा मिशन फेल हो चुका था। क्योंकि उनका तो प्लान ही यही था कि रहमान डकैत के बड़े बेटे पर जब हमला हो तब वो लोग उसे हमले से बचा लें और रहमान डकैत के सामने भरोसा जीत लें। लेकिन यहाँ पर वह लोग रहमान डकैत के बड़े बेटे को बचाने में फेल हो चुके हैं। लेकिन अब इसके बावजूद भी हमजा हार नहीं मानता और वह नया तरीका निकालता है। अब एक्चुअली में उसने छोटे बेटे की जान तो बचाई होती है, और अब इसीलिए वह छोटे बेटे के सामने ये तमाशा करता है कि वो बड़े बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से बड़े बेटे की
लाश को उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है एंड डॉक्टर्स के सामने चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से वो लोग इसका इलाज कर दें। लेकिन एज ऑफ कोर्स उसकी जान चली जाती है। अब रहमान डकैत को जैसे इस बारे में पता लगता है वैसे ही वह अपने आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल आकर वह सबसे पहले अपने छोटे बेटे से मिलता है, जिसके बाद ही उसका छोटा बेटा उसे सारी कहानी समझाते हुए कहता है कि जब उसके और उसके बड़े भाई पर हमला हुआ तब हमजा नाम के इस आदमी ने हम दोनों की जान बचाने की कोशिश की और जब बड़े भाई को गोली लगी तो यही हॉस्पिटल लेकर भी आया। इन बातों को सुनने के बाद रहमान डकैत पहले तो अपने बेटे की लाश देखता है और उसे देखकर काफिर रोता है, लेकिन फिर उसके बाद वह हमजा से मिलता है और अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करते हुए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। लेकिन हमजाद पैसा लेने से मना करता है और वो रहमान डकैत से कहता है कि वो उसे अपना हीरो मानता है। असल में वो भी रहमान डकैत की तरह एक बलूच है और जिस तरह से रहमान डकैत बाकी सारे बलूचों के हक के लिए खड़ा होता है वह देखकर हमजा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए वह भी रहमान डकैत की गैंग में आना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। अब दोस्तों, हमजा ने अब तक जो भी कुछ किया था उससे उसने रहमान डकैत का भरोसा तो जीत ही लिया था, साथ ही उसने पैसे ना लेकर रहमान डकैत को यह भी दिखा दिया कि उसे पैसों का कोई लालच नहीं है। एंड अब इसीलिए रहमान डकैत हमजा को गैंग में शामिल कर लेता है और उसे धीरे धीरे करके अपने गैंग की सारी जानकारी देने लगता है। लेकिन दोस्तों, अब यहीं पर ही रहमान डकैत ये प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत को जान से मार देगा क्योंकि उसी के आदमियों ने उसके बड़े बेटे की जान ली है। लेकिन दोस्तों, रहमान डकैत कुछ करता है कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल के अंदर रहमान डकैत से मिलने के लिए लिया टाउन का पॉलिटिशियन आता है और यह पॉलिटिशियन बेसिकली वहाँ का MPMLA टाइप का होता है और इस पॉलिटिशियन ने इस पूरे लिया टाउन के अंदर रहमान डकैत को अपना सपोर्ट दिया होता है। ये यहाँ पर आकर रहमान डकैत के बेटे की लाश देखता है और रहमान डकैत को भरोसा देता है और उसके साथ ही वह रहमान डकैत को ये भी समझाते हुए कहता है कि अभी इलेक्शंस बहुत पास आने वाले हैं, इसीलिए अभी वह कोई भी कदम ना उठाएं और बाबू डकैत के ऊपर कोई अटैक ना करें क्योंकि ऐसा करने की वजह से इलेक्शंस में वो हार सकता है और अगर इलेक्शंस में वो हार गया तो फिर रहमान डकैत का भी काफ़ी नुकसान होगा। अब दोस्तों, ये बात बोलकर वो पॉलिटिशियन रहमान डकैत को रोक तो देता है, लेकिन फिर इसके बाद से रहमान डकैत हर रोज अपने आप में ही जलने लगता है और वो ये सोचने लगता है कि वो कैसे अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। अब ऐसे ही एक दिन गुस्से में आकर रहमान डकैत अपने सारे आदमियों को बिठाता है जिसमें हमजा भी शामिल होता है और फिर वो उन सब से कहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बाबू डकैत से बदला लेना चाहिए या फिर नहीं। ये बात सुनकर रहमान डकैत के सारे आदमी उसे रुकने के लिए कहते हैं और वो रहमान से कहते हैं कि इलेक्शंस होने दिया जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए क्योंकि उनके लिए इलेक्शन जितना इतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लोग इस टाइम पर कुछ भी करते हैं तो इलेक्शंस में उनकी हार हो सकती है, यानी उनके नेता की हार हो सकती है, जिस वजह से ना सिर्फ उनका सपोर्ट छीनेगा बल्कि उनकी फंडिंग भी रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद रहमान डकैत हमजा से पूछता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जो सुनकर हमजा सबसे अलग जवाब देता है और वो रहमान डकैत से कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेता। असल में बाबू डकैत ने इस टाइम पर जो भी कुछ किया है वो उसने सोच समझ कर किया है। उसने इलेक्शंस के ठीक पहले आपके बेटे की जान ली है ताकि आप ये सोच कर बैठ जाएं कि इलेक्शंस आने वाले हैं और आप उस पर हमला ना करें। लेकिन मैं कहूँ तो यही आपकी भूल होगी क्योंकि एक्चुअली में इस टाइम पर वह बेफिक्र होगा और उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि आप उस पर हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही रही बात इलेक्शंस को जीतने की, तो अगर आप उस पर हमला नहीं करते हैं तो इलेक्शंस तो आप वैसे भी हार जाएंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बेटे की जान लेकर और आपको इस तरह इलेक्शंस तक चुप बिठाकर उसने ये साबित कर दिया है कि बाबू डकैत रहमान डकैत से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और रहमान डकैत के अंदर अब कोई पावर नहीं बची। और इसीलिए अगर आप मेरी माने तो आपको बाबू डकैत को इसी टाइम पर खत्म करना चाहिए, जिससे कि ना सिर्फ आपका बदला पूरा होगा बल्कि पूरी लिया के अंदर यह मैसेज जाएगा कि इस पूरे रीजन में रहमान डकैत से ऊपर कोई भी नहीं है। अब रहमान डकैत हमजा की बात से एग्री होता है और इसीलिए वो ये प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत एंड उसकी पूरी गैंग पर अटैक करेगा और उन सबको खत्म करेगा। अब ऐसा करने के लिए वो लोग पूरी प्लानिंग करते हैं और बारी बारी करके बाबू डकैत के सारे बंदों की फील्डिंग सेट करते हैं एंड फिर एक ही बार में वो सारे के सारे आदमियों को खत्म करते हैं। और रही बात बाबू डकैत की, तो उसे हमजा रहमान डकैत और रहमान डकैत का खास आदमी जो कि उसका कजन भी होता है जिसका नाम उज़ैर होता है, वो सब मिलकर उसे खत्म करते हैं, जिसमें कि वो सब लोग बाबू डकैत को टक्कर मार के नीचे गिराते हैं और फिर रहमान डकैत बाबू डकैत को लोहे से पीट पीट कर जान से मार देता है और फिर इस तरह से रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। अब इसके बाद ही इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में हम ये देखते हैं और उस पूरे इलेक्शंस के अंदर इस पॉलिटिशियन की जिसका नाम जमील जमाली है वो पूरे बहुमत के साथ जीत जाता है। लेकिन दोस्तों, जब पॉलिटिशियन जमील जमाली की जीत होती है और उसे उसकी विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है, तब उस टाइम पर पब्लिक को देखकर वो ये समझ जाता है कि लिया की जितनी भी जनता है वो उससे ज़्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है और इसीलिए अगर कल को रहमान डकैत पॉलिटिक्स में आ गया तो फिर उसकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। अब दोस्तों, रहमान डकैत इस टाइम पर काफ़ी ऊपर आ चुका था क्योंकि उसने अपने दो दुश्मनों में से एक बाबू डकैत को खत्म कर दिया था। वह पूरे लिहारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था और साथ ही साथ उसकी पॉपुलरिटी भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो बड़े आराम से अब नेता भी बन सकता था। इसके साथ ही रही बात हमजा की, तो अब हमजा रहमान डकैत का सबसे खास बन चुका था।
लेकिन हमजा जो कि अपने मिशन पर था, उससे हम ये देखते हैं कि वह पॉलिटिशियन जमील जमाली के इसी विक्ट्री स्पीच के मौके पर उसकी बेटी से मुलाकात करता है और वह धीरे धीरे करके उसे इम्प्रेस कर लेता है, क्योंकि हमजा ये जानता था कि पॉलिटिशियन जमील जमाली की जो बेटी है वो उसके मिशन में उसके काफ़ी काम आ सकती है। अब दोस्तों, इन सब के बाद पॉलिटिशियन जमील जमाली को जिस बात का डर होता है वही होता है, यानी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फ़ायदे के लिए जो अब तक जमील जमाली को सपोर्ट किया करते थे, वो अब रहमान डकैत से मुलाकात करते हैं और उसे सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि अब पूरे लिहारी के अंदर रहमान डकैत से ज़्यादा पकड़ और किसी की मजबूत नहीं है, पॉलिटिशियन जमील जमाली की भी नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जमील जमाली को ये बात पता लगती है, वैसे ही उसके मन में रहमान डकैत के लिए बहुत ज़्यादा नफरत भर जाती है और वह कुछ भी करके रहमान डकैत को दबाने की कोशिश में लग जाता है। अब इसके बाद ही रहमान डकैत और इन दोनों बिजनेसमैन की मीटिंग फिक्स होती है, जहां पर हमें ये पता लगता है कि ये दोनों बड़े बिजनेसमैन भाई हैं जिन्हें कहा जाता है खनानी ब्रदर्स। ये दोनों एक्चुअली में पाकिस्तान में काफ़ी उल्टे सीधे काम करते हैं और इन तरीकों से काफ़ी पैसा कमाते हैं, जैसे कि हवाला के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करना और फेक इंडियन नोट्स को छापकर इंडिया में सप्लाई करना। हालांकि दोस्तों, इन सब के बीच ही हम ये भी नोटिस करते रहते हैं कि जो रणबीर सिंह है, यानी कि हमजा, वो अपने बाकी सारे एजेंट्स के साथ मिलकर जो भी बड़ी जानकारी मिलती है उसे इंडिया भी पहुंचाता है। और अब तक उसे सबसे बड़ी जानकारी यह मिली होती है कि पाकिस्तान के दोनों बिजनेसमैन भाई यानी कि खन्ना ब्रदर्स इंडिया के फेक 500 और 000 के नोट्स को छापकर इंडिया में सप्लाई करते हैं और इंडिया की करेंसी को वीक करके इंडिया को नुकसान पहुँचाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रहमान डकैत हमजा, उज़ैर और अपने कुछ खास आदमियों के साथ मिलकर खन्ना ब्रदर्स से मीटिंग करने आता है, जहां पर खन्ना ब्रदर्स उसे मिलवाते हैं आईएसआई के हेड से। यह एक्चुअली में आईएसआई का एक बहुत ही बड़ा एजेंट होता है जिसका नाम होता है मेजर इकबाल। और दोस्तों, इस मेजर इकबाल को मूवी के अंदर प्ले किया है अर्जुन रामपाल ने। एंड सही बताऊं तो मूवी में इनकी एक्टिंग मुझे सबसे आइकॉनिक लगी। यह आईएसआई का मेजर इकबाल यहाँ पर रहमान डकैत से मीटिंग करता है एंड वो उससे कहता है कि उसे रहमान डकैत से बहुत सारे वेपन्स चाहिए, लेकिन बात यह है कि उसे वो सारे वेपन्स चाहिए जो कि रशिया और अमेरिका बनाता है, क्योंकि एक्चुअली में उसका ये प्लान है कि वो रशियन और अमेरिकन मेड वेपन्स को लेगा, उन वेपन्स को अपने देश के टेररिस्ट ग्रुप्स को देगा और उन टेररिस्टों के जरिए इंडिया के अंदर टेरर को बढ़ावा देगा, जैसे कि सिविलियंस को मारना, बम ब्लास्ट करना और इस तरह के बाकी सारे काम। अब दोस्तों, इस मीटिंग में बैठे हुए सभी लोगों को ये पता होता है कि इस तरह के सारे रशियन और अमेरिकन मेड वेपन्स जो हैं वो उन सबको बलूचिस्तान से मिल सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के हेड के पास ये सारे वेपन्स का एक्सेस है। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि आईएसआई और बलूचिस्तान के रेवल्स के बीच हमेशा दुश्मनी रहती है और वह आए दिन बलूच रेवल्स को मारते रहते हैं, इसलिए आईएसआई डायरेक्टली उनसे डील नहीं कर सकता और इसीलिए आईएसआई का मेजर इकबाल ये चाहता है कि रहमान डकैत उनके